हमारा मन तब तक अशांत रहेगा जब तक ये ज्ञान की शरण में नहीं जाता। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पहले वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन का जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किया उद्घाटन। भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए कहा, किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसके विचारों की मौलिकता, मूल्यों की शाश्वतता में निहित है। सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के 19वें संस्करण को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया संबोधित। कहा, हम एक ऐसे विकास मॉडल के वाहक जो अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और नैतिकता को करता है संतुलित। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा में नवनिर्मित सावित्रीबाई फुले सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण। कहा, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महिला अधिकारों की अग्रदूत को समर्पित ये भवन निश्चित रूप से महिला शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समानता के मूल्यों का बनेगा सशक्त प्रतीक। लोकसभा अध्यक्ष ने सामुदायिक भवन परिसर में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान को भी प्रदान की गति। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, पिछले 1 दशक में भारत के उच्च शिक्षा तंत्र में बुनियादी बदलाव हुए, जिससे शिक्षा का तंत्र बना अधिक लचीला, नवाचार प्रेरित और समावेशी। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज। विधेयकों के प्रावधानों पर होगी गहन चर्चा। कानूनी, प्रशासनिक और संवैधानिक पहलुओं की भी होगी समीक्षा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ CIIITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड के 19वें संस्करण में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। 10 जुलाई को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इस कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति ने संबोधित भी किया। अपने संबोधन में उन्होंने निजी क्षेत्र को भारत के भविष्य का सह निर्माता बनकर काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं और एक ऐसे विकास मॉडल के वाहक हैं जो अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी और नैतिकता को संतुलित करता है। India is not merely aspiring to become a 5 trillion economy. Size of economy matters, but only to an extent. Becoming economy at number 1 carries a great tag. But then at the end of the day, we have to see ground realization. And therefore, India is on the right path of becoming a trusted economy, a reliable partner in the global value chain, a stable anchor in a volatile world. The world at the moment is in turmoil and turbulence. Global configurations show no signs of abating. Supply chains disruption is taking place. In this disturbed scenario, Bharat is a prominent voice that these issues have to be determined by dialogue and diplomacy. These words of Prime Minister Narendra Modi define what we have stood for millennia. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां समृद्धि में भी एक उद्देश्य है। हम समावेशन के साथ विकास और ईमानदारी के साथ नवाचार चाहते हैं। We seek prosperity with purpose, growth with inclusion, innovation with integrity. Pyramidal progress is not suited to Bharat, its ideology, its ethos, its spirit, and its civilizational assets. The development has to be like a plateau.
which means people-centric, all benefiting, people getting empowered, people having a sense of belonging to the nation. उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश का औद्योगिक विकास सिर्फ सरकार के योगदान से नहीं हो सकता, इसके लिए निजी उद्योगों को भी साथ आना होगा। Its role in these friends is only of an enabler. Heavy obligations are on the corporate world, but government is doing its bit, whether it is the National Single Window System for clearances, the Gati Shakti infrastructure plan, the focus on logistics and digital connectivity. The aim is to reduce friction and enhance productivity. This is yielding big results also. But government alone cannot, if I may say so, score the penalty goal. Government by itself cannot take those corners and corner kicks that result in goals. The private sector has a vital role to play, because at the end of the day it is industry that drives innovation, creates livelihoods and builds the architecture of national development. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को भारतीय ज्ञान प्रणाली पर पहले वार्षिक शैक्षणिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा करते हुए कहा कि किसी भी राष्ट्र की शक्ति उसके विचारों की मौलिकता, उसके मूल्यों की शाश्वतता में निहित होती है। The power that inheres in IKS is no less than nuclear one. IKS is a means to convert contemporary challenges, including those emanating from disruptive technologies, into opportunities. With enviable development trajectory in last few years, Bharat has emerged as the most aspirational global nation. Indian knowledge systems need fullest unleashing and exploitation to satiate the ambitions of our youth dividend. उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत केवल 20वीं सदी के मध्य में बनी एक राजनीतिक संरचना नहीं है, ये एक सभ्यतागत सत्यता है और चेतना, जिज्ञासा और ज्ञान की एक बहती धारा है जो आज भी सतत जारी है। A nation with potential, Bharat today is bold and confident. Continually on the rise in recent years, Indian knowledge systems can be an enabler of soft diplomacy, progress if so exploited. Bharat need neither be on the back foot. We are quickly on the back foot. Some narrative has emanated from somewhere on the planet. Some calibration has taken place elsewhere. Bharat need neither be on back foot on narratives and calibrations from outside. Our polity must try and attain that status, not to fall easy prey to such orchestrated, sinister designs. Our knowledge systems ordain uncompromising, unflinching commitment to nationalism. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा में नवनिर्मित सावित्रीबाई फूले सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। सावित्रीबाई फूले सामुदायिक भवन का लोकार्पण करते समय लोकसभा अध्यक्ष ने सामुदायिक भवन परिसर में पौधारोपण कर एक पेड़ मां के नाम अभियान को गति भी प्रदान की। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका और महिला अधिकारों की अग्रदूत को समर्पित ये भवन निश्चित रूप से महिला शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समानता के मूल्यों का सशक्त प्रतीक बनेगा। सावित्रीबाई फूले जिन्होंने उस समय जब महिलाओं को शिक्षा में भेजने वाले और जो महिला शिक्षा या पढ़ना चाहती थी
उस समय के समाज उनको रोकता था। महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्री फूले जी का योगदान ये भारत कभी भूल नहीं सकता। उस समय सावित्रीबाई फूले जी ने महिला शिक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। एक शिक्षिका के रूप में उन्होंने कुछ बालिकाओं को पढ़ाने का, अध्ययन प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया। समाज ने उस समय विरोध किया, लेकिन उस विरोध के बाद भी उनके प्रयास निरंतर चलते रहे और उनका दिया हुआ दर्शन, उनका दिया हुआ विचार आज भारत को दुनिया में सबसे आगे पहुंचाने का काम है। IICA उत्तर पूर्व में स्टार्टअप और उद्यमशीलता इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए 11 से 12 जुलाई को शिलोंग में नॉर्थ ईस्ट कॉन्क्लेव 2025 की मेजबानी करने जा रहा है। विचार से निगमन तक विषय पर आधारित इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया जाएगा। उनके साथ मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा भी रहेंगे। कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शिलोंग में IICA उत्तर पूर्व क्षेत्रीय परिसर का भी शिलान्यास किया जाएगा, जो इस क्षेत्र में उन्नत नीतिगत शिक्षा, शासन प्रशिक्षण और उद्यमशीलता सहायता बुनियादी ढांचा लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गुजरात के केवड़िया में केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में देश भर के 50 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रभावी कार्यान्वयन और विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करना है। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 1 दशक में भारत के उच्च शिक्षा तंत्र में बुनियादी बदलाव हुए हैं, जिससे शिक्षा का तंत्र अधिक लचीला, नवाचार प्रेरित और समावेशी बना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि कुल छात्र नामांकन अब 4.46 करोड़ तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2014-15 के मुकाबले 30% अधिक है। वहीं महिला नामांकन में भी 38% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 2047 की भारत की विरासत के ऊपर, संस्कृति के ऊपर हम डेवलप नेशन की परिकल्पना कर रहे हैं। मैं मानता हूं हमारे सामने सबसे जिम्मेवारी शिक्षा जगत को है, उसमें से उच्च शिक्षा जगत को उसको लीडरशिप देने की आवश्यकता है। पिछले 10 साल की 11 साल की समीक्षा करते हैं, आज हम लोगों की 30% इंक्रीज हुई है उच्च शिक्षा की पार्टिसिपेशन। हम 2035 तक इसको 50% तक पहुंचाएंगे। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को झारखंड की राजधानी रांची में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य शामिल हैं। ये बैठक गृह मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन अंतर राज्य परिषद सचिवालय द्वारा झारखंड सरकार के सहयोग से आयोजित की गई। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेनाओं ने अपनी वीरता, सटीकता और जांबाजी का अनुभव पूरी दुनिया को करवाया और उनके साहस और पराक्रम के लिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद सेनाओं की वीरता के लिए सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव पारित करती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए भारत का आतंकवाद के अंत का मजबूत इरादा पूरी दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान
119वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली है। बैठक में समिति के सदस्य विधेयकों के प्रावधानों पर गहन चर्चा करेंगे और कानूनी, प्रशासनिक और संवैधानिक पहलुओं की समीक्षा करेंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश विधि संशोधन विधेयक 2024 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आज सुबह 11 बजे होगी। पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JS खेहर संसद की संयुक्त समिति के समक्ष एक देश एक चुनाव विधेयक पर अपना पक्ष रखेंगे। बैठक में कानूनी विशेषज्ञों के साथ भी विशेष बातचीत की जाएगी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सरकार लंबे समय से प्रयासरत है, जिससे देश भर में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाए जा सकें। इससे चुनावी खर्च में कटौती, प्रशासनिक दक्षता और नीति निर्माण में स्थिरता लाने की उम्मीद की जा रही है। समिति इस पर देश के विभिन्न संवैधानिक विशेषज्ञों, पूर्व न्यायाधीशों और चुनाव विशेषज्ञों से सलाह लेकर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी। आज सावन का पहला दिन है और आज से ही देश भर में कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। कांवड़ यात्रा करने वाले हजारों लाखों शिव भक्तों के स्वागत के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ की तर्ज पर कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियां की गई हैं। राज्य भर में 70,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। वहीं झारखंड के देवघर में भी कांवड़ यात्रियों के स्वागत की तैयारियां पूरी हो गई हैं। वहीं इस बार कांवड़ में ऑपरेशन सिंदूर का रंग भी देखने को मिल रहा है। DRDO की प्रमुख तोपखाना प्रणाली ATAGS भारतीय सेना के तोपखाने के आधुनिकीकरण का नेतृत्व कर रही है, जो एक अनुकरणीय मिशन मोड सफलता है। ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करने के लिए DRDO भारतीय सेना और सार्वजनिक व निजी दोनों क्षेत्रों को साथ लाती है। तोप बिछाने और गोला बारूद संभालने के लिए अपनी पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ ATAGS सबसे कठिन पहाड़ी और रेगिस्तानी इलाकों में भी विश्वसनीय रखरखाव मुक्त प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। देखते हैं रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया ये एक विशेष वीडियो। ATAGS, Advanced Towed Artillery Gun System, designed and developed by ARD, DRDO. We have started this project in the year 2012, and then within a span of 10 years, we could complete the total process of design, from design to the manufacturing, testing and induction. It has taken almost 10 years for us for induction of the system. The key features are it's a quite advanced system, and it's the range is 48 kilometers when we use the BB shell configuration, and then we have used in this the 25 liters barrel capacity, and then it's a 52 caliber system, hence we are able to get this long range in this system. ARD DRDO is playing a crucial role in Atmanirbharta of our nation, and ATAGS of late the contract is placed on the industries worth of 7,000 crores on both the industries Bharat Forge Limited and Tata Systems Bangalore. The timelines for delivering 307 numbers from both the industries is 5 years, and then approximately it will be 40 guns per year or so have to be developed by both the industries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया की 5 देशों की सफल यात्रा के बाद गुरुवार को स्वदेश वापस लौट आए हैं। 8 दिन की यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 4 देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। वहीं उन्होंने 3 देशों के संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया।
कार्यक्रम के अंत में आपको छोड़े जाते हैं प्रधानमंत्री की इस यात्रा से जुड़ी प्रमुख घटनाओं से जुड़े इस वीडियो के साथ। आप ये वीडियो देखिए। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। हमारी मित्रता राजनीति से नहीं बल्कि संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास से जन्मी। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्जवल भविष्य के साझा सपनों ने इसे सींचा। भविष्य में भी हम एक दूसरे का हाथ थामे विकास पथ पर साथ साथ आगे बढ़ते रहेंगे। I have the honor to confer the honor of Most Asian Order of Belvichia Milbos to Honorable Mr. Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. मैं इस सम्मान को नावीन्य और भारत के लोगों, उनकी निरंतर प्रगति और विकास और हमारी अटूट मित्रता को समर्पित कर रहा है।
ताकत है जिसके कारण मुझ जैसे गरीब परिवार में जन्मे व्यक्ति को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास संविधान की गारंटी है। In the 21st century, India's development lights a path showing that the global south can rise, lead and shape its own future. The message is you can succeed on your own terms without losing your identity. यह भारत का संदेश है कि आप अपने रास्ते पर चलकर अपनी संस्कृति और गरिमा के साथ सफलता पा सकते हैं। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।